ऋषि ने अदिति को तलाक का नोटिस थमाया और इस पल का हम सभी को इंतजार था, खासकर झनक के फैंस को। वह शानदार रात आखिरकार आई जब बोस मंशन की भव्य पार्टी में रिश्तों की मर्यादा और झूठी शान की धज्जियां उड़ती हैं। इस पार्टी के माहौल में बहुत सारी आस्थाएं और उम्मीदें थी, लेकिन अब एक गंभीर मोड़ आ चुका था। उस शानदार पार्टी का हॉल, जो कुछ समय पहले तक शैंपेन के गिलासों और खुशियों की आवाजों से गूंज रहा था, अब सन्नाटे में डूबा हुआ था। उस सन्नाटे को सिर्फ एसपी ऋषि की कड़क आवाज तोड़ रही थी, जिससे पूरा माहौल गहरे तनाव में घिर चुका था। इस सब की शुरुआत होती है उसी तनावपूर्ण क्षण से जब अदिति अपनी जीत का जश्न मना रही थी, यह सोचते हुए कि उसने झनक को नीचा दिखा दिया है। अदिति का अहंकार और उसके साथ खड़ी अर्शी ने झनक को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। झनक, जो नूतन की बेटी है, स्वाभिमान की मूरत थी और अपने आंसुओं को छिपाए हुए खड़ी थी। अदिति ने झनक पर चोरी का आरोप लगाकर घरवालों से उसे जलील करने की कोशिश की थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अदिति यह समझ रही थी कि उसे सफलता मिल गई है, लेकिन उसने एक पुलिस अफसर, एक एसपी के सामने अपनी चालाकी चलने की कोशिश की थी। और वह एसपी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति ऋषि था। ऋषि ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसे किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि पार्टी के बीचों बीच किया। हॉल में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में ऋषि का एक कदम सबको हिला रहा था। वह वहां एक पुलिस अधिकारी की तरह खड़ा था और उसके हाथ में एक खाकी लिफाफा था। अदिति यह सोचकर उसके पास बढ़ती है कि शायद ऋषि ने हार मान ली है, लेकिन ऋषि का अगला कदम उसकी पूरी उम्मीदों को ध्वस्त कर देता है। बिना एक शब्द कहे वह लिफाफा फेंकता है और उसके अंदर के कागजात हवा में उड़ते हुए अदिति के चेहरे से टकरा जाते हैं। कागजात जमीन पर बिखर जाते हैं और अर्शी का वाइन का गिलास हाथ से गिर जाता है। अदिति कांपते हुए कागजों को उठाती है और उस पर लिखे बड़े बड़े शब्दों को देखकर उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी छा जाती है। कागज पर लिखा था, तलाक का नोटिस। ऋषि की आवाज अब गूंज रही थी और वह कह रहा था कि वह बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है। उसने एक औरत के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की जो अंदर से पूरी तरह से काली थी और मासूमियत को खत्म करने की कोशिश करती थी। यह उसकी उस साजिश की ओर इशारा था जिसमें अदिति ने झनक पर चोरी का आरोप लगाया था। ऋषि का गुस्सा अब उबल पड़ा था और वह भरी सभा में यह घोषणा करता है कि वह एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मुजरिमों को सजा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती यह है कि असली मुजरिम उसकी खुद की पत्नी है। अनिरुद्ध ने तुरंत सामने आकर उसे धमकाने की कोशिश की, यह कहकर कि वह किससे बात कर रहा है, लेकिन ऋषि ने उसकी कोई भी धमकी न सुनी और जवाब में कहा कि उसकी हैसियत की कोई कीमत नहीं है। वह उस वक्त को याद दिलाते हुए कहते हैं कि सालों पहले उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया था। वह उसे वह गुनाह याद दिलाते हैं जो उसने झनक और नूतन के साथ किया था। अनिरुद्ध चुप हो जाता है क्योंकि वह इस गहरे सच को समझने लगता है। अदिति, जो अब रोने का नाटक करने की कोशिश कर रही थी, उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। वह अब मेहमानों के सामने कह रही थी कि ऋषि ने उसे झनक के साथ अफेयर के चलते छोड़ दिया है, लेकिन ऋषि ने उसे उसकी सही जगह पर रखा और वीडियो फुटेज दिखाया जिसमें अदिति खुद रात के अंधेरे में झनक के बैग में कीमती हार छिपा रही थी। यह वीडियो सबको दिखा दिया गया और अब अर्शी और अनिरुद्ध का चेहरा लाज से गड़ जाता है। ऋषि ने ऐलान किया कि जिस औरत ने अपनी सौतेली बहन को फंसाने की साजिश रची, वह अब उसकी पत्नी नहीं रह सकती। झनक, जो अब तक कांप रही थी, को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, लेकिन ऋषि ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि वह उसे वह सम्मान दिलाना चाहता है जिसकी वह पूरी तरह से हकदार है। जब अदिति ने झनक पर हमला करने की कोशिश की तो झनक ने उसे पूरी ताकत से रोक लिया और कहा कि बहुत हो गया, अब वह चुप नहीं रहेगी। झनक ने अदिति को पीछे धकेलते हुए कहा कि वह अपनी मां नूतन की तरह कभी भी गलत के सामने सिर नहीं झुकाएगी। इस वाक्य ने सबको चौंका दिया और अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि झनक में नूतन की झलक दिखने लगी है। अब तक अदिति की आंखों में सिर्फ प्रतिशोध की ज्वाला थी और वह यह सब सहन नहीं कर पा रही थी।
झनक ने ऋषि का साथ देने का फैसला किया और वह अब इस घर से बाहर जाने को तैयार थी। ऋषि ने कहा कि वह झनक को सम्मान दिलाने के लिए उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा। अदिति ने ताना मारा कि ऋषि उसे छोड़कर भागने की योजना बना रहा है, लेकिन ऋषि ने उसे जवाब दिया कि वह झनक को अपनी पत्नी बनाकर नहीं, बल्कि उसे सही सम्मान दिलाकर ले जा रहा है। अनिरुद्ध ने अब अपनी बेटी की तरफ बढ़ते हुए कहा कि झनक इस घर की नौकरानी है और वह बिना इजाजत कहीं नहीं जा सकती। लेकिन अब सांझब बाती, जो चुप रही थी, ने सामने आकर अनिरुद्ध को चुनौती दी। वह झनक का समर्थन करते हुए सामने खड़ी हो गई और यह सब देखकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कहानी ऋषि, झनक और अदिति के बीच के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें झूठ और धोखे का पर्दाफाश हुआ है। इस संघर्ष के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या झनक और ऋषि का फिर से मिलन होगा या यह तलाक उनका अंतिम निर्णय होगा। सांझब बाती अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि बाबा, आप एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं जिसे आप नौकरानी समझ रहे हैं। हो सकता है कि किस्मत ने उसे आपसे किसी और गहरे रिश्ते में बांधा हो। यह बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि शायद अब सांझब बाती भी झनक और अनिरुद्ध के खून के रिश्ते को महसूस करने लगी थी, हालांकि वह अभी तक यह राज नहीं खोलती। उसका उद्देश्य सिर्फ अनिरुद्ध को रोकना था और वह इसमें कामयाब भी होती है। अनिरुद्ध सांझब बाती की बात सुनकर ठिठक जाता है, लेकिन जो होता है वह सबके लिए एक इमोशनल पल बन जाता है। झनक, जो अब तक अपना अपमान सहकर पत्थर हो चुकी थी, ऋषि के बने हुए हाथ को देखती है। उसे वह पुराना ऋषि याद आता है जिससे उसने प्यार किया था, और फिर वह एसपी ऋषि दिखता है जो आज उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था। झनक धीरे से अपना हाथ ऋषि के हाथ में दे देती है। यह स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं था, यह एक वादा था कि अब चाहे जो भी हो, यह दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पीछे अदिति चीख रही होती है, सामान फेंक रही होती है और अर्शी अनिरुद्ध को कोस रही होती है कि उसने कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन ऋषि और झनक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वे दोनों बोस मेंशन की दहलीज पार करते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक काले अध्याय का अंत हो गया है। कैमरा घर के बाहर का मंजर दिखाता है। रात गहरी हो चुकी है और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, मानो प्रकृति भी इस नए आगाज का स्वागत कर रही हो। ऋषि अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और झनक को बैठने का इशारा करता है, लेकिन झनक वहीं रुक जाती है। वह ऋषि की तरफ देखती है और पूछती है, अब हम कहाँ जाएंगे ऋषि बाबू? मेरा तो कोई घर नहीं है। ऋषि मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान में जिसमें दर्द भी है और राहत भी। वह कहता है, झनक, घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। मेरे सरकारी क्वार्टर में तुम सुरक्षित रहोगी। वहाँ तुम्हें कोई चोर नहीं कहेगा, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं उछालेगा। और जब तक यह तलाक की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, मैं गेस्ट हाउस में रहूंगा। तुम बेफिक्र रहो। ऋषि की यह बात झनक के दिल को छू जाती है और उसे महसूस होता है कि शायद आज उसे वह परिवार मिल गया है जो उसने सालों पहले खो दिया था। इस एपिसोड का अंत एक क्लिफहैंगर पर होता है, जहां अदिति का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। वह फोन उठाती है और किसी नंबर को डायल करती है। यह नंबर किसी और का नहीं, बल्कि ऋषि के सबसे बड़े दुश्मन तेजस या उसके किसी साथी का है। अदिति फोन पर सिर्फ इतना कहती है, ऋषि और झनक ने मुझे बर्बाद किया है, अब बारी तुम्हारी है। मुझे वह दोनों खत्म चाहिए, किसी भी कीमत पर। तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड में अनिरुद्ध की बेचैन आवाज सुनाई देती है, जो अर्शी से पूछ रहा है, अर्शी, सच सच बताओ, क्या नूतन ने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की थी? क्या झनक मेरी? और इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, एपिसोड समाप्त हो जाता है। इससे आगे की कहानी उसी रात की बारिश में टिकी हुई है, जहां ऋषि अपनी गाड़ी में झनक के साथ है और दोनों के बीच कुछ शब्दों के अलावा कोई संवाद नहीं होता। झनक को इस बात का दुख था कि उसने ऋषि के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह कहती है, ऋषि बाबू, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सब लोग आपको गलत समझेंगे। इस पर ऋषि का जवाब सुनकर झनक को हल्की राहत मिलती है।
वह कहता है, बर्बादी तो तब थी जब मैं सच कुछ जानते हुए भी झूठ के साथ जी रहा था। आज मैंने खुद को आजाद किया है। ऋषि का यह डायलॉग दर्शकों के दिलों को छू जाता है, क्योंकि वह यह साफ बताता है कि इस फैसले को उसने आवेश में नहीं बल्कि पूरी होशियारी से लिया है। घर की पार्टी खत्म हो चुकी है और अदिति अपने कमरे में चीजों को तोड़ फोड़ रही है। अर्शी अनिरुद्ध से सवाल करती है, जबकि अनिरुद्ध उसे झकझोरता हुआ सवाल करता है कि उसे क्या नूतन ने कभी संपर्क किया था? क्या झनक उसकी बेटी है? अर्शी घड़ियाली आंसू बहाते हुए यह कहती है, आप उस औरत नूतन के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको एक चोर और चरित्रहीन लड़की में अपनी बेटी दिख रही है। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल थाम जाता है, लेकिन उसका दिमाग अर्शी के शब्दों से भर जाता है। रात को अनिरुद्ध चुपके से झनक के सर्वेंट्स क्वार्टर में जाता है और वहां एक पुराना लॉकेट देखता है, जिसमें नूतन की धुंधली तस्वीर और एक तारीख लिखी होती है, जो झनक के जन्म की तारीख है। अनिरुद्ध का माथा ठनकता है और उसे एहसास होता है कि यह वही साल और महीना था जब वह और नूतन कश्मीर में अलग हुए थे। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, मानो वह अब सच का पता लगाने के लिए तैयार हो। इस बीच ऋषि झनक को अपने पुलिस क्वार्टर ले आता है, जो कि एक सादा सरकारी घर है। झनक यहाँ पहली बार सुरक्षा महसूस करती है। ऋषि मोमबत्ती जलाता है और दोनों के बीच का संवाद बिना किसी भारी भरकम डायलॉग के बस एक खामोशी में लुप्त हो जाता है। यह एक नया रिश्ता बन रहा था, जहाँ केयर और रिस्पेक्ट की भावना थी, न कि कोई रोमांटिक प्रेम। अगली सुबह अदिति ने मीडिया को एक खबर भेजी, जिसमें झनक को घर तोड़ने वाली और लालची महिला के रूप में पेश किया गया और ऋषि को एक मानसिक प्रताड़क पति के रूप में। यह खबर देखकर ऋषि का खून खौल उठता है। झनक टीवी पर अपनी तस्वीरें देखकर रोने लगती है और महसूस करती है कि उसकी वजह से ऋषि की इज्जत पर दाग लग रहा है। वह अपना सामान उठाने लगती है ताकि ऋषि की बदनामी को रोक सके, लेकिन ऋषि उसे दरवाजे पर रोकता है और कहता है, भागते वो हैं जो गलत होते हैं, हम सामना करेंगे। अचानक गाड़ियों का काफिला आ जाता है और उसमें से उतरता है अनिरुद्ध बोस, जो अब पूरी तरह से ताजे सवालों से घिरा हुआ था। वह झनक के पास जाता है और उसकी मां का लॉकेट उसे देता है, जो अनिरुद्ध ने अपने कमरे में पाया था। झनक चौंक कर उस लॉकेट को अपनी छाती से लगा लेती है। अनिरुद्ध उससे पूछता है, क्या तुम्हारी मां ने कभी मेरे बारे में कुछ बताया था? लेकिन इससे पहले कि झनक कुछ कह पाती, अर्शी बीच में कूद पड़ती है। वह झनक को चोर कहकर उसका अपमान करती है। इस बीच एक विवाद बढ़ता है और झनक गिर जाती है। अनिरुद्ध का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे यह महसूस होता है कि शायद यह उसका अपना खून है जो बह रहा है। यहाँ से कहानी एक बड़े मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ अनिरुद्ध और ऋषि दोनों मिलकर झनक को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं।